किया है, one of the most starkest examples is कि 8 years ago, if a family had a joint income of 35,000 rupees, तो फिर वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना भी खिला सकते थे, तालीम भी दिलवा सकते थे, रिक्रिएशन या इमरजेंसीज में अपने बुजुर्गों का इलाज भी करवा सकते थे। आज अगर वही काम करना है तो कम से कम आपका जॉइंट इनकम 70,000 रुपीस का होना है। अब 8 साल में लोगों का तनख्वाह में इतना इजाफा नहीं हुआ, लोगों के आमदनी में इजाफा नहीं होगा, तो इन हालात में हम क्या करें? हमने बैठ के सोचा और समझा कि जो रवायती तरीक़ेकार है इस मुल्क में, जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, कि आप अपने इशराफिया को फैसिलिटेट करें कि जो अमीर लोग हैं वो मज़ीद पैसा कमाएं, और अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो फिर खुद ब खुद वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलवाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है किसी तरीके से ये मुआशी फ़ायदा हमारा निचले तबका तक पहुँचेगा। कि ये अब साबित हो चुका है कि ये एक नाकाम तरीक़ाकार है, और जो तरीका कामयाब हो सकता है वो ये कि अगर आप अपना पसमानदा तबकात को, अपने निचले तबकात को, आम आदमी को एम्पावर करिए उसी रिसोर्सेज के साथ, तो वो रिसोर्सेज आपका ज़्यादा काम आएगा और आपकी मईशत की तरक्की ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर होगा। पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस को समझते हुए जब हमने हमारे फिगर्स को एनालाइज किया, तो मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन बात था कि हमारा वफाकी हुकूमत के पास ऐसा 17 वजारतें थे जो कि 2015 में 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व होना चाहिए थे, आज तक नहीं हुए, और सालाना जहां हम इस मुआशी क्राइसिस में है, more than 300 billion rupees are spent by the government of Pakistan just to run these 17 ministries. इसके साथ साथ हमारा वफाकी बजट से अशराफिया को अगर हम टैली करते हैं कि कितना सब्सिडीज मिलते हैं हमारा मुल्क की अशराफिया को, हमारा बिजली घरों को, हमारा फर्टिलाइज़र कंपनीज को, हमारे बड़े बड़े एलीट को, वो 1,500 अरब रुपया सालाना इशराफिया को पाकिस्तान की हुकूमत सब्सिडी की सूरत में दिलवाते हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत में आके ना सिर्फ वो 17 वजारतें बंद करेंगे, मगर ये तमाम जो अशराफिया का सब्सिडीज़ है इनको ख़त्म करके अपने अवाम पे खर्च करेंगे, अपने पसमानदा तबकात को, निचले तबका को रिलीफ, ना सिर्फ रिलीफ पहुंचाने के लिए मगर हमारा इकोनॉमी को बॉटम अप स्टिमुलेट करने के लिए। इसका जो मोडस ऑपरेंडी होगा वो ये कि हमें जहाँ हम हुकूमत की वो वजारतें बंद करके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर काट रहे हैं, हमें डेवलपमेंट पे तो खर्च करना पड़ेगा। हमें इफ़ यू कंपेयर कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त से आज तक अगर आप कंपेयर करें तो उस वक्त हमारा जो पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर था वो 12% ऑफ जीडीपी था, आज हम 2% ऑफ जीडीपी पे पहुंच चुके हैं। तो हमारा प्रपोजल ये है कि हम पाकिस्तान की पूरा जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको रिविजिट करें और हम अपने मौसमी तब्दीली का ख़तरा को सामने रखते हुए अपना तमाम जो हम डेवलपमेंट के काम करते हैं वो इसी लिहाज से देखें कि हमें एक क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान बनाना है, जिससे हम जो अब ये चेंजेस आ रहे हैं
उनको हम ना सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने अवाम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को, उनको हमारा मईशत को, और टेक दिस चैलेंज बाय द हॉर्न्स। उस तरीके से हम अगर हुकूमत की तरफ से अपना इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एनर्जी ट्रांजिशन में हमारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम इन पे इस तरीके से इन्वेस्ट करें, हम ना सिर्फ मौसमी तब्दीली का मुकाबला कर सकते हैं, मगर हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं हमारे अवाम के लिए। हम सो कॉल्ड ग्रीन जॉब्स के मौके पैदा कर सकते हैं हमारा अवाम के लिए मुल्क भर में। अगर हमने इतना, I'm sorry I'm going on very long, I'm just about to conclude and then hand over to you, कि हम अगर ये मुश्किल फैसले हैं, मैंने तो 18 महीना गुजारा है वफाकी हुकूमत में, मैं जानता हूँ कि इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी की जहनीत क्या है। वो ये है कि वो ना खुद कुछ करना चाहते हैं, ना किसी और को कुछ करना देने की इजाज़त है, और साथ साथ बहुत पावरफुल लॉबीज़ हैं हमारा इकोनॉमी में, हमारा एलीट के, जो हुकूमत पे और मुआशरे पे इन्फ्लुएंस रखते हैं। अगर कोई भी हुकूमत ये फैसला करे कि हम इनके वजारतें ख़त्म कर देंगे, हम इनके सब्सिडीज़ ख़त्म कर देंगे, तो एक पावरफुल सेक्टर से पावरफुल रिएक्शन आएगा। मगर इसलिए कि हुकूमत उसी पैसा को अवाम पे खर्च कर रही है, चाहे वो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, चाहे वो हमारा मजदूर कार्ड के थ्रू, चाहे वो हमारा किसान कार्ड के थ्रू, चाहे हमारा नौजवान कार्ड के थ्रू, चाहे हमारा सोलर ट्रांजिशन को यकीनी बनाने के लिए 300 यूनिट सोलर बिजली के थ्रू। इस तरीके से तो पाकिस्तान के अवाम हुकूमत के साथ, इन पॉलिसीज़ के साथ खड़े होंगे, और जितने भी चीखे निकलते हैं इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के और हमारा इशराफिया से, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के अवाम आपके साथ देंगे। तो ये बड़ा एक थोड़ा सा लंबा मैंने एक्सप्लेनेशन किया, ये बड़ा सिंपल मेरा थॉट प्रोसेस इस अवामी मुआशरे मुआहिदा के पीछे है। यही वो नया सोच है जिससे मैं पाकिस्तान के अवाम को अपील करना चाह रहा हूँ कि रैशनैलिटी मेरा ये इस पे जो हमारा रैशनैलिटी है, जो हमारा इश्यूज़ होंगे, वो आप ज़रूर सवाल करें। बट दिस इज़ माई केस बिफोर यू एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि मुश्किल वक्त ज़रूर हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बट फॉर बिग प्रॉब्लम्स वी कैन प्रपोज सम सिंपल सॉल्यूशंस। आई थैंक यू। बिलावल साहब, यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि जब मैं इन लोगों से इनफॉर्मल एक्शन कर रहा था, तो यहाँ पे एक लेडी थी हु इज़ फ्रॉम जो गिलगित बल्तिस्तान की थी। खड़ी हो जाए ना, कोई ऐसी बात नहीं, क्यों घबरा क्यों गई है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने ये कहा था, यू नो फर्स्ट थिंग शी सेड, इन्होंने कहा जी कि मैं आप पूछो क्या सवाल किया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफा अफसर है। आई एम स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। माशाल्लाह, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। तो एज यू सेड योर मैंडेट इज़ क्लाइमेट चेंज, तो मेरा क्वेश्चन भी क्लाइमेट से ही रिलेटेड था। तो एज यू सेड कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ वेरी प्रोन टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स फेसिंग वेरी सीरियस इश्यूज। सो व्हाट आर योर उर्दू बोलो ना थोड़ी सी, क्या हुआ? जी ठीक है। हाँ, तो क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज है गिलगित बल्तिस्तान के लिए कि जिसकी वजह से आप वहाँ पे जो फ्लड्स होंगी या ग्लेशियर एरोजन्स या हीट एरोजन्स वगैरह होंगी, उसके लिए उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए व्हाट आर योर स्पेसिफिक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसके लिए आपको चाहिए ना। थैंक यू। अच्छा, एक मैं बात बताऊं, कह रही थी मैं ये सवाल सर पूछ सकती हूँ? मैं कहा तुम्हारा नाम आसिफा है और तुम डर रही हो ये सवाल करने से। मुझे ये बताओ, अभी तक जो इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात की, उस पे आपको इत्मीनान हुआ कुछ कि एटलीस्ट इनकी प्रायोरिटीज में है?
जी जी बिल्कुल, आई एम हैप्पी टू हर्ड दैट कि चले, थैंक यू वेरी मच। ले भैया, अगर कोई Thank you. specific बात थैंक यू करनी है। आसिफा आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं अपने in all of my travels all across Pakistan, I was the most touched जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में ही था, और कुछ यंग women से interact, आपसे भी कम उम्र थे, I think they were in high school. एक ने मुझे शहीद बीबी के किताब के बारे में, डॉक्टर ऑफ डेस्टिनी के बारे में सवाल किया, दूसरा ने मुझे मौसमी तब्दीली के बारे में सवाल किया। और आई मीन एंड अगेन कि आज भी आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं, आई थिंक इट्स सिग्निफिकेंट बिकॉज यू फील इट इज़ अ मैटर ऑफ योर सर्वाइवल. The people of Gilgit-Baltistan have seen, they experience, they're witnessing how their environment is changing. But this is not, it is the most perhaps obvious or most significant for the people in Gilgit-Baltistan, but actually all over Pakistan. ये जो सैलाब आया था जिसकी वजह से पाकिस्तान के इतना नुकसान हुआ, वो जनूबी पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को एक ही कुदरती आफत की वजह से तारीख़ी नुकसान हुआ. गिलगित बल्तिस्तान की कुछ मसाइल का आपने ज़िक्र किया. ये मैं लाहौर से अभी होकर आया हूँ, वहाँ तो आप सांस नहीं ले सकते. कभी आप चाहे वो हम फ्लड्स के तो obviously उसका एक impact होता है, मगर उसी फ्लड से पहले we had the longest drought that we have ever seen, जिसका नुकसान ना सिर्फ हमारा ज़राए मईशत पे मगर इस हद तक पहुँच चुका था कि we had the first forest fires that we'd seen in a long time in Pakhtunkhwa and in Balochistan. तो हमारा proposal ही ये है कि we need to now end जो रवायती तरीक़ेकार है हमारा मनसूबा बंदी का, हमारा डेवलपमेंट प्लानिंग का, कि किसी M&A ने कहा कि मेरा ये सड़क बना दें या कोई ऐसे प्रपोजल आए, और जो पाकिस्तान का तमाम डेवलपमेंट आउटले हैं तो इस नज़र से देखा जाए कि हमने एक क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान बनाना है. हम कैसे गिलगित बल्तिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा पाकिस्तान का मगर इसलिए कि आपका सवाल वहाँ से था, हम कैसे अब अगर गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं तो किस तरीके से हम इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं. अगर एग्रीकल्चर का निज़ाम जो छोटा मोटा वहाँ चलते हैं अच्छे जब मौसम है, उसको भी देखा जाए कि हम कैसे इसको अब अडैप्ट कर सकते हैं इस सूरत में जहाँ मौसमी तब्दीली हमारा ज़राए निज़ाम को ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में मगर मुल्क भर में मुतासिर हो रहा है. हम जहाँ तक एनर्जी का या सवाल है वहाँ तो ज़रूर हमारा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 1% से कम है दुनिया का, तो शायद अगर उस लिहाज से हम मैसिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, मगर हम पाकिस्तान का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस जद्दोजहद में. एंड वैसे ही मैं समझता अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप बलूचिस्तान और सिंध से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप पेशावर पख्तूनख्वा के देहातों से ताल्लुक़ रखते हो, तो वैसे आपका एतमाद नहीं है इस मुल्क की बिजली के निज़ाम पे. एनीवे एक्चुअली अगर आप कराची से भी ताल्लुक़ रखते हो तो आपके इतना एतमाद नहीं है कि इलेक्ट्रिक पे. तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा. हमारा एनर्जी ट्रांजिशन की जो मैंने प्रपोजल अपने मंशूर में दिया है वो दो, एक कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में एंड हर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ऑप्शंस होंगे, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम पब्लिक प्राइवेट की मॉडल लेके ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं जिससे हुकूमत की इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ज़मीन होगा, और हम प्राइवेट सेक्टर को दावत दें कि वो चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, आपके यहाँ कोई हाइडल हो या जो भी हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट मॉडल के थ्रू ग्रीन एनर्जी पार्क्स के थ्रू ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस दिलवाना शुरू करते हैं.
تاکہ ہم کم قیمت میں اپنے تمام لوگوں کو, عوام کو کم قیمت کی بجلی دلوا سکتے ہیں. میرا جو 300 یونٹ کا پروپوزل ہے جس کا کافی تنقید کیا جاتا ہے وداؤٹ ریڈنگ, جو کہ I'm sure you object to the most, کہ جو میرا 300 یونٹ کا پروپوزل ہے وہ یہ کہ ہم 300 یونٹ کا کہ الیکٹرک کا بل سبسڈی نہ دیں, ہم 300 یونٹ کی سولر کے لیے غریب لوگوں کو یہ دلوا دے تاکہ ان کو اپنا انرجی نیڈز بھی وہ پورا کرے اور اپنا ہم کیٹلائز کریں ہمارا. اگر ہم نے یہ جمپ سٹارٹ کرنا ہے پاکستان کی انرجی ٹرانزیشن کو, تو اتنا ہیوج انویسٹمنٹ اور سپورٹ حکومت کی طرف سے will encourage more people to join this energy transition and encourage economic activity. اسی طریقے سے اگر آپ گھر بنا رہے ہیں, ان کو اب ہمیں کلائمیٹ ریزیلینس کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا. جن شہروں کا موسمی تبدیلی کی وجہ سے سبی ہو, بلوچستان یا ہمارا جیکب آباد ہو, صوبہ سندھ کا, وہ 50 ڈگری سے زیادہ وہاں ٹیمپریچر ہوتا ہے. جو بھی انٹرونشنز کرنے پڑیں گے ہمارے شہروں کے کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے لیے, اس میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. جی بلال صاحب, آئی ایم سوری, اس طرح بہت زیادہ ہم فکر. آئی ایم سوری, اوکے فائن, پلیز لیٹس ڈو. مجھے یہاں پہ ایک خاتون کے غالباً لاسٹ میں تھی, وہ بیٹھی ہوئی, ان کو مائک دیں, کیونکہ یہ جو آپ کا آج کل یہ جو چل رہا ہے نا جی سلوگن کہ چنو نئی سوچ کو, اس کے ریفرنس میں ان کو کوئی پیپلز پارٹی کا نعرہ یاد آیا تھا, تو آپ بتاؤ. اچھا اس کے بعد نا آپ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کیجئے گا تاکہ میں آپ کو ریکگنائز کروں. ایک بات میں انتہائی ڈٹائی سے تم لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ I would prefer to have more questions from girls rather than boys, کیونکہ یہ بیوی شہید کے بیٹے بھی ہیں. جی جناب علی. ہاں, السلام علیکم. My name is Rabel and I'm from the Management Sciences Department. Wow. So sir, the current slogan of your manifesto is Chuno Nayi Soch Ko. But my question is, have you forgotten roti, kapda aur makan? Because main nayi soch ko tabhi chunungi jab meri basic necessity roti, kapda aur makan puri hogi. So please, I would like you to shed some light on it. Thank you. So I hope کہ ایک تو I hope کہ جہاں تک روٹی کپڑا اور مکان کا سوال ہے, میرا عوامی معاشی معاہدہ اس بات کی ثبوت ہے کہ ابھی تک ہم روٹی کپڑا اور مکان کو ایک بنیادی فلسفہ تو سمجھتے ہیں, مگر جس نئی سوچ کی میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ اگر ہم نئی سوچ کی طرف نہیں جاتے ہیں نا, تو آپ چاہ روٹی کپڑا مکان آپ کا منشور ہو, تبدیلی آپ کا منشور ہو, ملک کو چوتھی بار نواز دو آپ کا منشور ہو, وہ نئی سوچ کے بغیر آپ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتے. میں نے میں سیاست میں مطلب الیکٹ ہوا 2018 میں خان صاحب کے دور کو بھی بڑے نزدیک سے دیکھا ہوں. میں میاں صاحب کے دور میں یا اس کی بھائی کی حکومت میں ایک حصہ دار رہا ہوں. اس کے ٹیل اینڈ پہ یا بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ میں وہ دیکھتا آ رہا ہوں, اور مجھے ایک مایوسی محسوس ہوتا ہے, اور ضرور آپ سب کو یہ مایوسی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایک قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست اس وقت پاکستان میں عروج پہ ہے, اور اس نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے. ہائپر پارٹیزنشپ اینڈ ہائپر پولرائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اٹ از کرپلڈ ہمارا جو, چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو, چاہے ہمارا حکومت کرنے کا نظام ہو, اور ہمارا پورا معاشرے میں جو ایک فیور ہے, I call it a fever, اس فیور کو ہمیں توڑنا پڑے گا. اور جب تک یہ فیور کو ہم نہیں توڑتے اور وہی پرانی سیاست کی ہم آگے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے کہ میرا حکومت بنے تو میں نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنا ہوں, اور سب جو میرے ساتھ ہے وہ تو اچھے, جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ تو غدار یا جو بھی. اور اگر اسی طریقے سے ہم نے سیاست کرنا ہے آگے جا بھی یہی ہونا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتتا ہے تو وہ
इस किस्म का सियासत करे और बाकी जो अपोजिशन है वो रुकावट बने हमारा हुकूमत में हमारे निज़ाम में चलने से, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क चल सकता है. At the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. दूसरी तरफ जिस तरीके से मैंने explain करने की कोशिश किया, it's not as sexy, but climate change का जो खतरात हमें हैं शायद किसी और मुल्क को इतना खतरा हो. तीसरी तरफ जो आपका दहशतगर्दी के और दहशतगर्द जो एक बार फिर सर उठा रहे हैं इतने अरसों बाद, वो भी आप सबको नज़र आ रहे हैं. अब हमें एज अ कंट्री हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन मसले को कैसे हल करें. और मुझे जिस चीज़ से मायूसी है कि जो हमारे से बहुत एक्सपीरियंस तो ज़रूर होंगे 70+ जो हमारे दूसरे सियासी मुखालिफ हैं, वो वही पुरानी सियासत करना चाह रहे हैं जिससे यही नफ़रत और तक़सीम में इजाफ़ा होगा, इस पार्टिजनशिप और पोलराइजेशन में इजाफ़ा होगा और हमारा हुकूमत से आपके मसाइल हल करने में वो कामयाब नहीं होंगे. यही वजह है कि मैं पाकिस्तान के अवाम से वादा कर रहा हूँ कि मैं अगर हुकूमत में आया, मैं अगर इस मुल्क की जो 8 फरवरी को इलेक्शन है मैं वो जीतता हूँ और वफाकी हुकूमत बनाता हूँ, मेरा कोशिश ये होगा कि मैं ये नफ़रत और तक़सीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करके आगे बढ़े और अपने दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमारा एक सोच है, जो ना सिर्फ मेरा सोच है, मेरी वालदा के दौर में हमेशा से ये रहा है कि हम ना कोई सियासी कैदी को कैद में रखेंगे, ना हम किसी मीडिया चैनल नुसरत जावेद साहब या कोई और के ख़िलाफ़ कोई पाबंदियां डालेंगे इसलिए कि उन्होंने मुझे बुरा भला कहा. और इसी तरीके से इस नई सोच के साथ मेरा उम्मीद है कि हमारे मुआशरे में हम उस सिमत पे चलेंगे जिससे हम तरक्की कर सकेंगे, जिससे हम सब मिल के मसाइल के हल निकाल सकते, जिससे हम ये मान लें कि सियासत में सियासी इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ राय होगा, मगर इसका ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करें. तो ये मेरा कोशिश है और यही मेरा नई सोच की नारे के पीछे जो फ़लसफ़ा है. आप ये ना समझें कि मैं रोटी कपड़ा और मकान की जो बुनियादी सोच है, जो हमारा नज़रिया है, उसी को एक सिर्फ बेस बना के हम अपने मंशूर मैंने तैयार ये सवाल करते हैं. इसलिए मेरे दिल को लगा कि 67-68 में जब मैं अभी स्टिल आई वाज इन स्कूल, तो मैं खुद भी उन नारा लगाने वालों में से होता था. मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान. एंड आई एम ग्लैड कि आपके इस नस्ल को भी याद है. अब चूँकि आपने इजहार राय वगैरह की आज़ादी की बात की और सवालात जो है ना, ये मेरा ख्याल है आप लोगों के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो रहे हैं. नहीं इसके बाद तुम्हारी ज़ैनुल आबिदीन, ये इनका सवाल चूँकि आपने आज़ादी राय की बात की है, तो इनकी एक बात जो है आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट, यू मस्ट आस्क दिस. Assalamu alaikum, sir. My name is Huma. I'm a student of MHRM. My question is related to your proposed New People's Economy. क्या आप थोड़ी मिसाल दे के भी बता सकेंगे कि कैसे न्यू पीपल्स इकोनॉमी पाकिस्तानियों की? आप तो कुछ और वो यानी मुश्किल वाला सवाल कर रही थी जिसमें नहीं सर वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला. हाँ वो वाला पूछे ना, फील्ड वाला जिसमें आया था ना वो जिक्र. हाँ राइट. सो न्यू पीपल्स इकोनॉमी कैसे पाकिस्तानियों की मदद करेगी बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई से निकलने में? अगर आप हमें थोड़ी मिसाल देंगे. आपने ओरिजिनल अब उनको अपना सवाल पूछने दें. नहीं This was my question. This was my question, sir. This was my question. Yeah. This was अच्छा, it. लेकिन ये चूंकि इसको वो काफी एक्सप्लेन कर चुके हैं ना. अच्छा Yeah, ज़ैनुल a bit of आबिदीन, मैं explain, इसलिए yeah. कह रहा हूँ कि सर आपकी रिपीट करना हो, कोई नए इश्यूज आ जाएं. ये वैसे मुझे इन्होंने तासुर ये दिया था. बहुत जल्दी let me try and answer the question very quickly. एक तो जो मैंने explain किया, जो मेरा specific proposals voteter.com पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे जो
10 नुकात में से मैं चंद नुकात को आपको समझाना चाहूँगा जिससे मैं समझता हूँ कि हम आवाम को मदद पहुँचा सकते हैं। वैसे जो हमारा डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल का प्रपोजल है, हमारा रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रपोजल है, हमारा अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को 2% ऑफ GDP को 12% ऑफ GDP तक पहुंचाने का जो वादा है, इससे उम्मीद है कि हम ना सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे मगर रोज़गार के मौके प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ जो वो सब्सिडीज़ जिससे मैंने अशराफिया से लेके डायरेक्टली अवाम को पहुंचाना है, उसमें बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा के साथ साथ ख़वातीन को बिला सूद कर्ज़े दिलवाने के वादा हमने किया है जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सके, अपने घर का ख्याल रख सके, अपनी किरदार अदा कर सके मईशत में। हमने इसको पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन के नाम से इस सूबा सिंध में शुरू किया है, जहाँ 1 लाख ख़वातीन इस मंसूबे से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो हमारा मज़दूरों के लिए प्रपोज़ल है कि हम जब डिवॉल्व करेंगे वो 17 वजारतें, उनमें से EOBI इंशाल्लाह ताला डिवॉल्व होगा और हम इसको अब एक्सपैंड करना चाहते हैं, अडेप्ट करना चाहते हैं 2024 के लिए। और उसमें हमने ये बेनसीर मजदूर कार्ड का कॉन्सेप्ट अपनाया है जिससे हम चाहते हैं कि तमाम मजदूर, चाहे वो हुकूमत के इदारे में, प्राइवेट सेक्टर के इदारे में, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप किसी के घर पे काम करें, आप किसी दुकान पे काम करें, that they can all benefit from our labor policy. Register and get a Mazdoor card, contribute, and then at the end of the day receive Social Security and their pension. In the interim, जो facilities हम सेहत के लिए, इल्म के लिए, जो support labor के लिए दिया जाता है, उसको हम इस expanded definition of labor को भी यही support दिलवाते और हमारा कोशिश ये हो कि अब इसको यकीनी बनाएं कि मजदूर को मेहनत का सिला मिले और उनका फिक्र सिर्फ ये हो कि मैं मेरा कि मजदूरी करना है, उसके अलावा उनके बच्चों की तालीम हो, उनके बुजुर्गों का सेहत हो, हम उन चीज़ों को कवर करें। इसी तरीके से नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए हमने ऐसे इंटरवेंशंस प्रपोज किया है जिससे हम समझते हैं हम बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं या एक किस्म की माली मदद और तहफ़्फ़ुज़ आम शहरी को पहुंचा सकते हैं। अच्छा बिलावल साहब, मैं आपको एक बात से आगाह करना भूल गया हूँ। यहाँ जो आप बच्चे देख रहे हैं ना जी, ये एक लिमिटेड है बिकॉज ऑफ आवर यानी कि प्रोडक्शन लिमिटेशंस। इसकी वजह से ज़ाहिर कैमरा और लाइट्स और ये वो करनी होती हैं। इस वक्त इस तरह के बहुत सारे हॉल्स में यहाँ के स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं। Oh, really? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इनके बारे में आपको दीगर बात बताऊं, ये कोई नेपोटिज्म नहीं हुआ है। आई कैन अश्योर यू, वरना अदरवाइज आई वुडंट हैव बीन सिटिंग हियर। ये तमाम के तमाम जो बच्चे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने किसी ना किसी तरह डिस्टिंक्शन हासिल की है। मोस्ट ऑफ देम आर मेडल होल्डर्स, नॉट नकम्मा स्टूडेंट्स लाइक मी। तो इसलिए प्लीज बी अश्योर कि ये कोई इनकी सिलेक्शन जो है इट्स प्योरली ऑन मेरिट, एब्सोल्युटली मेरिट। हाँ जैन, आपको सवाल करना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है, मैं सोशल साइंस डिपार्टमेंट में से हूँ और साइकोलॉजी मेरा मेजर है। आपने मुआशी बहरान के बारे में बात की, तो आपने अपनी पिछले साल आपकी भी हुकूमत थी और आपने खान साहब की हुकूमत को भी देखा, तो वो देखें मुआशी तरक्की की तो मुश्किलात वगैरह है, पाकिस्तान जो मसले फेस वगैरह कर रहा है, वो क्या उसके अलावा क्या रुकावटें वगैरह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को तरक्की वगैरह जो है वो हासिल वगैरह नहीं हो रही? तो एक तो ये है कि हमारे अफसोस के साथ जो हुक्मरान होते हैं वो उस संजीदगी के साथ मेरा ख्याल में जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क आज से नहीं कुछ सालों से गुजर रहा है, उस संजीदगी से ये क्राइसिस को नहीं समझना, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू ऑफ ना समझ रहे हैं, मगर इसको नॉन सीरियसली टैकल किया जा रहा है। और अगर ऑनेस्टली अगर हम कोई और मुल्क होता, चाहे वो खान साहब का दौर हो या पिछली हुकूमत के दौर हो या उससे पहले, पूरा मुल्क का एक फोकस होता कि हम पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से कैसे निकालें, कैसे बचाएं। इसलिए जो तकलीफ पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिससे गुजर रहे हैं वो शायद हमारी तारीख में इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ हो।
اور جو خطرے ہمارا اوور آل ملک کی ریاست کی معیشت کا ہے انٹرنیشنل ڈومین میں، وہ شاید اتنا ونربل ہمارا ملک کبھی نہیں رہا ہے جتنا آج ہے. انفارچونیٹلی جبکہ یہ حالات چل رہے تھے، دونوں، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمارا حکومت نے بہتر کیا، دونوں حکومتیں، خان صاحب کے اکنامک ٹیم اور جو ہمارا حکومت کا اکنامک ٹیم تھا، دونوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا. دونوں نے اس سنجیدگی کے ساتھ اس کرائسس کو ایڈریس نہیں کیا، جس سے مجھے بہت افسوس ہوا. ایک تو خان صاحب کا تو آپ سب کو معلوم ہے، شاید اگر نہیں میں دہراتا ہوں، اپنے دور کا جو بھی آپ کرٹیسائز کریں گے فار اٹس اوور آل economic policy اور economic contribution etc. جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ عدم اعتماد ہار رہا تھا، تو اپنا کیا ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خان صاحب نے 20 روپیہ کم کروایا پاکستان میں پیٹرول کی قیمت، تاکہ پاکستان کے عوام کو یہ محسوس ہو کہ اس کے دور میں تو پیٹرول کم تھا، اور ہمارے آنے والے جو اس کے بعد جو حکومت ہے وہ آئے تو دیکھو پیٹرول کی قیمتیں اوپر ہوئے تو وہ لوگ برے ہوں گے. اس کا جو بوجھ ہے نا، نہ خان صاحب نے اٹھانا ہے، نہ شریف صاحبان نے اٹھانا ہے. یہ جو کاسٹ ہمارا معیشت کو ہوا قرض کی صورت میں، جس طریقے سے ہم ڈیمیج ہوئے، اس کا بوجھ مجھے آپ کو اٹھانا پڑے گا آگے جا کے. ہم نے سمجھا کہ اب ہم تو let me conclude, sorry, کہ ہم اب تو نئی حکومت آیا ہے، ہم تو ان چیزوں کو ایک سیریسنس کے ساتھ لیں گے. شروع میں ایک سیریسنس کے ساتھ لیا بھی کیا، اور بڑے مشکل سے، اس لیے جب انٹرنیشنل ڈومین میں آپ کے انٹرنیشنل کریڈیبلٹی وہ کسی ایک شخص کو نہیں دیکھتے. اگر خان صاحب اپنا معاہدہ کو توڑتے ہیں تو پاکستان نے اپنے معاہدہ کو توڑا ہے، تو پاکستان کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے سامنے اس کو دھچکا لگتا ہے. مگر کافی مشکلات کے باوجود کے بجائے جو نئی حکومت تھا، ایک مل کے مشکل سے کام کر کے پاکستان کو ایک بار پھر آئی ایم ایف کی پروگرام ریوائیو ہوا. وہ سو کال ڈیفالٹ سے ہم بچے، اور جب اس کا پہلا قسط پاکستان آ رہا تھا تو اسی وقت دو چیزیں ہو رہے تھے. سندھ اور بلوچستان کی طرف وہ بارش میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ سیلاب کا صورتحال پیدا شروع ہو گیا. دوسری طرف پورا ملک میں، زیادہ تر پنجاب میں کچھ بائی الیکشنز آ رہے تھے. اب اس دوران حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 مہینے کے لیے، یہ جتنا مشکل تھا، مجھے پتا تھا کہ جتنا مشکل تھا یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کو اس وقت کلوز کرنا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، ہمارے ہاں فلڈز آئے ہیں تو ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے ہم اپنے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. وہی کام جو خان صاحب نے کیا اپنا سیاسی فائدہ کو آگے دیکھتے ہوئے، وہی کام نیا حکومت نے اکنامک ٹیم نے کیا. اس کا بوجھ ایک بار پھر دار صاحب نے نہیں اٹھانا ہے، شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے نہیں اٹھانا ہے، اور اس کا وہ خان صاحب کو بھی یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا. اس قرض کو، اس ایکسپینس کو، اس کاسٹ کو آپ کو اور مجھے اٹھانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شاید عام طور کا کوئی معاشی صورتحال ہوتے، ہمارا تو امریکہ جیسے معیشت ہوتا یا کسی اور ملک جیسے معیشت ہوتا، تو شاید آپ کھیل سکتے تھے. جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا گیا ہے، اس کا نقصان ہم آج تک اٹھا رہے ہیں. اور کب تک یہ ایکسپیکٹ کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ ہم سیاست کریں، ہم ان کی قسمت کے ساتھ کھیلیں، ہم پاکستان کی معیشت کے ساتھ گیمبل کریں، اور پھر میرے عزیز ہم وطنوں، آپ نے اب قربانی دینا ہے،
اب ہم آپ کے اس ٹیکس میں اضافہ ہوگا, اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نہیں تو آپ وہ قربانی دینا بند کرے, اور ہم وفاقی حکومت سے کہیں کہ آپ یہ ستارہ وزارتیں کی قربانی دیں. ہم اشرافیہ کو کہیں کہ آپ یہ 1500 ارب سالانہ سبسڈی جو ملتا ہے اس کا قربانی دیں, تاکہ ہم پاکستان کے عوام پہ یہ پیسہ خرچ کرے. یہ آئی ایم ایف کا کہتے ہیں, آج کل آئی ایم ایف نے کہا پاکستان کو کہ آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اضافہ کریں, اور آپ مزید اس قسم کے ویلفیئر کے منصوبے لے کر آئیں. جب میں اپنا یہ معاہدہ انٹروڈیوس کیا تھا, جس ٹیلی ویژن چینل پہ میں گیا, سوال یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کیسے کریں گے آئی ایم ایف. سچ یہ ہے کہ آپ کا ایک حکومت ایسا ہو جس کا نیت صحیح ہو, جس کا پالیسی صحیح ہو, تو اسی آئی ایم ایف کے ساتھ وہ معاہدہ کر سکتے ہیں جہاں ہم پسماندہ طبقات کا خیال بھی رکھیں اور پاکستان کی معیشت کو ایک نئے سمت میں لے کے جائیں. جی بی بی آپ کرنا چاہ رہے. جی جی. Assalamu alaikum. My name is Aiza Zahir and I am a BS Media student, and I used to be an OPS student as well. OPS? Yeah. Oh, okay. My question is regarding Benazir Income Support Program. میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ لوگ اس میں فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں ٹو پیپل, تو وائی ناٹ پرووائڈ دیم اسکلز تاکہ, اور میڈیم مطلب اس انکم اگر آپ فنڈز ان کو دیں گے تو اس سے دے گیٹ ڈپینڈنٹ, کیونکہ پاکستانی عوام کی ویسے بھی عادت ہے کہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. سوچ کے اس طرح آپ قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کیش نہیں مطلب ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں نا, دے ول ویٹ فار دا انکم کہ انکم آئے, دے ڈونٹ لائک دے آر ناٹ ورکنگ آن دیئر اون. یہ ایکسپلین کر دیں. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی ایسا پروگرام ہے؟ No, I'm not aware. آئی تھنک برازیل میں بھی ہے. اسی وجہ سے وہاں پہ اب وہ آیا ہے صدر, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. اینی وے جی آپ ایکسپلین کریں. جی وہ جی برازیل میں بھی نہیں, لیکن آپ ایکسپلین کریں. سو تھینک یو, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. تو دا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام از the first social safety net in پاکستان, اور اب یہ نہ صرف ہمارے ہاں مگر ریجنلی ایک اسٹینڈرڈ گولڈ اسٹینڈرڈ بن چکا ہے. ایجپٹ سے لے کے فلپینس تک جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سوشل سیکیورٹی کے کیش ٹرانسفر پروگرامز کا ذکر کرتے ہیں, تو اسی ماڈل کو اپناتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہوتے ہیں, نہ صرف ہم غربت اور مہنگائی میں حکومت کی طرف سے مالی مدد دلوا کے غریب ترین طبقہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ ویمن امپاورمنٹ کر رہے ہیں. کہ پاکستان میں جو ہمارے خواتین ہیں, جب آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہو تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ she believes that a woman cannot be truly empowered unless she is economically empowered. اور آپ ذرا جائزہ کریں کہ پاکستان بھر میں کس قسم کا انقلاب آیا جب پاکستان کی گلگت بلتستان سے لے کے سابق فاتح کے قبائلی علاقوں سے لے کے بلوچستان کے سے لے کے جنوبی پنجاب کے ناردن سندھ کے ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے لے کے ان کی خواتین کے پاس یہ بینک کارڈ آیا اور ان کو یہ مالی مدد ملا. ان کو بیکاری نہیں, اس نے امپاور کیا ہے ہمارے خواتین کو. اس سپورٹ کی وجہ سے مختلف ایگزامپلز ہے جہاں وہ نہ صرف غربت کی لکیر سے نیچے اپنے آپ کو نکالیں, اس لیے آپ کو جو مدد ہے وہ خود تو نہیں نکال دیں گے کسی کو غربت سے, but because it supplements them. اس سپورٹ کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں, یہ سپورٹ کی وجہ سے ان کا گزارا ہوتا ہے. But you're absolutely right, it was never just meant to be the Benazir Income Support Program. اس میں تو یہ تو ضرور اس کو چلنا رہنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اسی وقت جو انٹروڈیوس کیا وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, اور یہ انہوں نے ساتھ ساتھ چلنا تھا.
जिससे हम अगर वसीला हक है तो वो बिला सूद कर्जा वाली बात है, जिससे हम बिला सूद कर्जे इन खवातीन को दे ताकि वो इकोनॉमिकली अपना कारोबार शुरू करे और उस तरीके से इकोनॉमिकली एम्पावर करे। वसीला रोज़गार इसका एक ऑफशूट था जिससे इनको जिन स्किल्स की आप बात कर रहे हो वो स्किल्स हम दिलवा सके ताकि वो काम कर सके, रोज़गार कर सके। या तो इस तरीके से हमारा जो सोच बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में था वो एक कॉम्प्रहेंसिव पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम था। इसका जो कैश ट्रांसफ़र का पॉवर्टी एलिविएशन और वुमेन्स एम्पावरमेंट का मंसूबा है वो बहुत ही कामयाब रहा, मगर जो हुकूमतें इसके बाद आए वो जो बाकी पोर्शंस है उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। मैंने अपना मंशूर में ये प्लेज किया है कि हम ना सिर्फ उसमें इजाफा करेंगे मगर इन तमाम जो साथ चलने थे गुर्बत के मुकाबले करने के लिए मंसूबे जो कि ख़वातीन को टारगेट किए गए हैं उनको भी हम रजू करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि इस हवाले से एक बात शायद वो चेयरमैन साहब आपको उन्हें रेफ़र करनी चाहिए थी, वो ये है कि अभी जैसे सिंध में जो घर तबाह हुए हैं उनको जब यानी रीबिल्ड किया जा रहा है तो उसका जो हक़ मिल्कियत है ना वो ख़वातीन को दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ के मर्द हज़रात को ना चल निकल बारत हूँ जब गुस्से में आते हैं तो अब औरत अब कहा करेगी, अल्लाह खैर करे हम जैसे लोगों पे। मैं अगर आप इसकी इजाज़त है, I'm actually very proud of this one initiative। ये हमारा उसी सैलाब जब आया था तो ऑब्वियसली पूरा मैं वज़ीर ख़ारजा तो था और साथ में पूरा मुल्क का दौरा कर रहा था। जहाँ मैं जाता था वहाँ के ख़वातीन की अगर आप कहें कि एक मुतालबा क्या था वो ये था कि मुझे घर बना के दो। तो मैं वापस आया सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के कि मैंने इनके घर बनाने हैं और मुंह पे जवाब ना नहीं हो सकता सर। और मैंने तो ये माना नहीं और हमने फिर मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह साहब अपने मुराद अली शाह साहब को कि उन दिनों में एक तरफ हम एक दिन में बारिश हो रहा था और उसका मुकाबला कर रहे थे, रात में मेरे साथ वो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स की मुलाकातें कर रहे थे ताकि हम पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सकते हैं। और हमने फिर वर्ल्ड बैंक से $2 बिलियन की फंडिंग की बंदोबस्त की, ना सिर्फ इसके लिए पूरा सैलाब के लिए मगर एक हिस्सा जो है वो हमारा इन घर का तामीर करने के मंसूबा का, जहाँ हम 20 लाख घर सूबा भर में बना रहे हैं। जिनके घर तबाह हुए उनको कच्चा घर थे उनको पक्का घर मिल रहा है। साथ साथ जो इनिशिएटिव सिंध हुकूमत ने इसके साथ जॉइंट किया है वो ये जिसका नुसरत साहब जिक्र कर रहा था, जहाँ उस घर के जो मालिकाना हुकूक है उस घर की ख़वातीन को दिलवा रहे हैं। दिस इज़ नाउ द बिगेस्ट सिंगल एसेट ट्रांसफ़र इन पाकिस्तान इन अ जनरेशन। आप अगर इस स्केल का कुछ हुआ हो तो आपको शीज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो लैंड रिफॉर्म्स है उस तब तक जाना पड़ेगा इस किस्म का एग्जाम्पल निकालने के लिए। इट इज़ द बिगेस्ट reconstructions of housing program ever after a natural disaster. The one before this was done in Nepal, जहाँ earthquake हुआ था। हम एक तरफ से climate resilient housing बना के मौसमी तब्दीली का भी मुकाबला कर रहे हैं, मालिकाना हुकूक दिलवा के इनका economic empowerment और women empowerment का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये एक मुआशी इनकलाब का आगाज़ है। मैंने अपने मंशूर में वादा किया है कि इसी मॉडल को देखते हुए हम पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह ताला 30 लाख घर बनाएंगे पाकिस्तान के गरीब तरीन औरतों के लिए, जो कि एक तरफ तो घर की थी अपनी, बट द पॉइंट इज कि द एसेट ट्रांसफर, द एम्पावरमेंट ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ये एसेट इनके पास होगा तो रातों रात इनका इकोनॉमिक स्टेटस में इजाफा होगा। ये एसेट इनके पास होगा तो वो फैसला कर सकते हैं कि क्या मैंने अपने आने वाले नस्लों के लिए वो रख सकते हैं और इसकी प्राइस में इजाफा होता रहेगा। वो अगर कोई काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, अपने ज़रात में इन्वेस्ट करना चाहे तो इस एसेट को
के साथ एक लोन ले सकते हैं और उस पैसा को वो अपना कारोबार में या अपना काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाके उनके बच्चे जो है अगर इस एसेट को बेचते हैं तो उस तरीके से इकोनॉमिक, सो आई एम जस्ट सेइंग दैट मेरे पास शायद वो पैसा ना हो, वो रिसोर्सेज ना हो कि मैं सब कुछ कर सकूं, but there's so much for us to unlock in the economic potential of Pakistan. ये तमाम 2 लाख घरों को जो हम दिलवा रहे हैं वो तो स्टेट लैंड पे था, अब ना वो लैंड हुकूमत का कोई काम आना था, इसलिए लोगों ने वहाँ रहना था कच्चे घर में, मगर उधर ही रहना था। तो अब हमने उस लैंड का इकोनॉमिक उस लैंड से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो शुरू किया है वो इंशाल्लाह ताला बॉटम ऑफ द पिरामिड से हमारा मीशत को फ़ायदा भी दिलवाएगा। जी भाई, आप करना चाह रहे हैं। My name is Mohammad Maz and I'm student of social sciences. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप रिपीटेडली 17 मिनिस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो सर आपने कहा कि जब भी इन पर अशराफिया पर हाथ डाला जाता है तो रेजिस्टेंस आती है, तो इन केस यू कम इन पावर तो आप किस तरह से, इन केस अगर आप भी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली फेस करेंगे तो आप उसको किस तरह से फिर डील करेंगे? तो आपका सवाल तो बड़ा वैलिड है। हाँ, तो सही तरीका तो सिर्फ एक दफ़ा लगा और वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में था, और उसका जवाब में कायदे अवाम को तख्तेदार पे लटकाया गया। उस वक्त जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेके आम आदमी को दिलवाया, that was the last time that the elite of Pakistan has been shaken up aggressively by the state. अब जो आप कह रहे हैं रिएक्शन तो ज़रूर होगा, मुश्किल होगा, ये चैनल्स जिस पे वैसे हमारे किरदार कशी के अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो क्या करेंगे, मज़ीद बात करेंगे हमारे ख़िलाफ़। हल ये है कि हमने अवाम को अपने साथ जोड़ना है, ना सिर्फ अपने साथ, अपने से ज़्यादा मुल्क के साथ, रियासत के साथ, मईशत के साथ, कि वो महसूस करे कि मेरा स्टेक है इस चीज़ में। अभी अगर मैं कल उठ जाए और कहूँ कि मैं ये बंद करूँगा और इस पैसा से मैं कोई फैंसी हथियार लेना है मैंने, या इस पैसा से मैंने एक मेट्रो बनाना है, तो वो हो तो जाएगा, मगर जो रेजिस्टेंस है वो अब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो मेरा थ्योरी है वो ये कि इसलिए कि हम वो पैसा पाकिस्तान के अवाम पे खर्च कर रहे हैं, डायरेक्टली उनको, अगर मैं इधर से ले रहा हूँ तो डायरेक्टली अपने नौजवानों को, अपने किसानों को, अपने मजदूरों को वही फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मुश्किल फ़ैसले लिए जाते हैं और रिएक्शन होता है तो उम्मीद इतना कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अवाम खड़े हो तो आप इशराफिया से भी मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो मतलब मेरे सोच से समझ से बाहर है, 2015 में डिवॉल्व होने थे, अब काम क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, लेकिन मैंने तो उनको काम करते हुए नहीं देखा। ढीठ होके कहते हैं कि नहीं 18वीं तरमीम की वजह से ना अब सुबह से पैसे वापस लो। छोटा सा मैंने मतलब किताब उठा के मैथ करना शुरू कर दिया और पता लगा कि ये हमारा 300 अरब सालाना लेते हैं इन वजारतें को चलाने में। अगर कोई एक तो आइडियल सिचुएशन है कि मैं पहले दिन पे आके इन सबको बंद कर दूं, अगर कोई मुश्किल उसमें है, कोई जेन्युइन रीज़न सामने आता है तो हम एक ट्रांजिशन फेज तय कर सकते हैं कि किस तरीके से, मगर होना तो पड़ेगा। वी कांट हैव दिस डबल। जी आप। Firstly, the manifesto sounds very promising and embedded in equal opportunity for everyone across the social strata. My question is, as per your vision of Nai Soch, how do you plan on empowering the religious minorities and marginalized communities of the country and integrating them in the mainstream socio-economic web? Okay, that's a very important question and fair point also. मैंने अपना जो अवामी मुआशी मुआहिदा है इसमें तो actually हमने specifically जिक्र भी नहीं किया है, तो I'm very glad that you pointed out. In our actual manifesto, we've laid out a comprehensive plan to address the various issues that minority communities in Pakistan face. Even in the past, I'm just trying to take out the
specifics. But even in the past, Pakistan People's Party ने कानूनी लिहाज से रिफॉर्म से इन कम्युनिटीज़ के कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश किया. जो रहते हैं वो भी हमने प्लेज किया है अपने मंशूर पे, राइट्स फॉर ऑल ऑन पेज 30 ऑफ माय मैनिफेस्टो. हम तफसील में जाते हैं कि क्या तब्दीलियाँ लेकर आएंगे. अगर मैंने एक स्पेसिफिक जो दो चीज़ों को जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो इनके जो ज़्यादा शिकायतें हैं, एक enforced disappearances का और misuse of the blasphemy law का. दोनों के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये प्लेजेस किए गए हैं कि हम ना सिर्फ enforced disappearance के इशू को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे मगर misuse of the blasphemy law के इशू पे भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर पे ये डाला है कि हम ये दो इश्यूज एड्रेस करना चाहते हैं. इसके साथ साथ दिस क्वाइट एक्सपेंसिव, आई मीन वो मैं आपको जी आपने करना था सराइकी है जी, लेकिन करोगी उर्दू में, सराइकी में नहीं. हाँ ठीक है. अच्छा चलो. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आइमा खान है और मैं BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब डेरा गाजी खान से है. तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आज से पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं उन्होंने बहुत वादे किए हैं कि वो सराइकी सूबा बनाएंगे, इंक्लूड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज वेल. तो आप हमें कैसे इंश्योर करेंगे कि अगर आप इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हमें सराइकी सूबा नज़र आएगा बना हुआ? थैंक यू आपके सवाल के लिए. आई डोंट नो एज फार एज सारी सियासी जमातें ने ये वादा किया और शायद बट जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ. हमने जनूबी पंजाब पे हमेशा फोकस किया है, ना सिर्फ आज से मगर हर दौर में. या हम कभी सदर पाकिस्तान बनाए तो वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं. I mean that didn't go so well for us, but बन गया. और फिर हमने वज़ीर आज़म जब बनाए तो मुल्तान से. और आप अगर हमारा जो उन ज़माने का बजट PSDP का एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करें खान साहब के दौर से, मियाँ साहब के दौर से, किसी और के दौर से, जो हक बनता था जनूबी पंजाब का एज अ परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पाकिस्तान वो एक दफ़ा पूरा हुआ. उसके अलावा उस परसेंटेज को आई थिंक इट वाज 31% or whatever the exact number was. उसके अलावा किसी और की दौर किसी no one has put their money where their mouth is as far as जनूबी पंजाब is concerned. जहाँ तक ये तहरीक है, आपने एक नाम इस्तेमाल किया, लोग डिफरेंट सोच रखते हैं कि कैसे बनेंगे. जो पीपल्स पार्टी ने इस पे आगाज़ लिया, हमने पार्लियामेंट से जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए वो लेजिस्लेशन भी की. अगर आप चाहते हैं कि इस पे अमल दरामद हो तो रिक्वेस्ट ये होगा कि हमें वो 2/3 अक्सरियत दिलवाए जिससे हम आइन में वो तरमीमें कर सकते हैं इस इशू को एड्रेस करने के लिए. तब तक करना क्या है, तब तक हमने जो बुनियादी इश्यूज हैं, जो पसमानदगी है, उसको एड्रेस करना है. एक तरीका ये कि एटलीस्ट प्रोपोर्शनली जो उनका एक्सपेंडिचर है उनको वो हक दिया जाए, मगर साथ साथ जिस तरीके से आप चोलिस्तान के इलाका को उठा के देखें या आप हमारा मीडिया को देखें, जिस तरीके से जनूबी पंजाब को इनके कंसर्न्स को नेशनल मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन से आउट रखा जाता है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम तमाम पसमानदा इलाके से नुमाइंदगी भी रखते हैं, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं. और जहाँ सूबे बनाने वाली बात है, हमारा आइन में उनकी कोई अभी तक तरीक़ेकार मौजूद नहीं है. तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत होगा. जी भाई आप. Assalamualaikum. My name is Jawad Ahmed and I'm a student of BScs.
So my question is, in the last 2 years, we saw a record number of students, graduate students who left Pakistan. So what do you suggest, or what are your plans to stop this brain drain which is going on in the country? And ہم students جو ہیں مایوس ہیں, تو اس مایوسی کو آپ کس طرح دور کریں گے, and what are your plans for that? Thank you bhai. تو جہاں تک یہ برین ڈرین کی سوال ہے, اگر مایوسی کی وجہ سے برین ڈرین ہو رہا ہے تو اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا, مگر اس کے other than that we do have a problem, and that is جو ہمارا demographic growth rates ہے, اس میں جو ہمارا نوجوانوں کا پاپولیشن ہے, جو آپ بار بار سنتے ہو کہ 65% of our population is youth, یہ ایک ڈیموگرافک ایکسپلوژن ہے, اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ سوال ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار کیسے دلوائیں گے. ایک تو ہم نے یہ پروپوزل دیا کہ ہم اس طریقے سے ایسے انویسٹ کریں گے ہمارے معیشت میں, ہمارے ڈیولپمنٹ میں, جہاں سے ہم ڈیولپمنٹ کے تھرو اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہمیں پھر اپنا اس کرائسس کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کرنا ہے. تو میری نظر میں ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کرائسس کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کریں, جہاں ہمارے ہاں ہمارے ینگر پاپولیشن کا ڈیموگرافک چیلنج یہ ہے. دوسرے ممالک میں, زیادہ تر ممالک میں پوری دنیا میں, ان کا پرابلم از دی ایگزیکٹ اپوزٹ, اینڈ وہاں جو ان کے بزرگوں کا پاپولیشن ہے ان کا تعداد بہت زیادہ ہے, جو نوجوانوں کا پاپولیشن ہے ان کا تعداد بہت کم ہے. یہ ان ممالک میں بہت مسائل پیدا کر رہے ہیں. وہ نہ اس پاپولیشن ان کے پاس ہے کہ وہ ان کی بزرگوں کا خیال رکھ سکے, نہ وہ اپنے معیشت میں وہ جابس فل کر سکتے ہیں اپنے پاپولیشن سے, جو اس ڈیموگرافک چیلنج کی وجہ سے مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو میرا پروپوزل یہ ہے کہ وی میری دا ٹو, اینڈ میں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا جب میں 18 مہینے کے لیے ملک کا وزیر خارجہ تھا. جہاں میں جاتا تھا میں پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے عوام کو ان ممالک میں روزگار کروانے کے لیے, اس پہ میں ان سے بات کی چیت کا آغاز کیا. یورپین یونین کے ساتھ اس پہ ڈائلاگ یا چل رہا ہے یا کنکلوڈ ہوا. I mean, I can't tell you everywhere. میں ہنگری گیا تو ہنگری میں ان کا یہ یورپین یونین میں یہ مسئلہ تھا. جاپان گیا تو پتہ چلا کہ ان کو سالانہ 4 million, they need 4 million people to come to their country every year to meet their demographic challenge. تو اور باقی ملک میں, مڈل ایسٹ میں ایسے سچویشن ہے. تو میرا پروپوزل یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ ماڈرن سکلز دلوا دیں. ماڈرن سکلز کا مطلب وہ ٹیکنیکل سکلز, چاہے وہ لو سکل ہو یا ہائی سکل ہو, ڈپینڈنگ آن دا سکلز دیٹ آر نیسیسری. اور ساتھ ساتھ ماڈرن سکلز کے ساتھ ساتھ ہمیں لینگویج کورسز بھی انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. آئی پروپوز ٹو ڈو دس تھرو مائی یوتھ سینٹرز, بٹ آئی ایم شیور دیٹ دے کین بی ڈن, بیکاز ہمارے بہت سے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں مگر دے ناٹ کوآرڈینیٹڈ انڈر اینی ون باڈی. تو ہمارا یوتھ سینٹر کے تھرو ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ہم ماڈرن سکلز دلوا دیں, ٹیکنیکل سکلز دلوا دیں, یہاں تک کہ لینگویج سکلز, کہ اگر میں نے وہ 4 million جاپان کا ان کو اچانک ضرورت پڑے کسی اسکل کا, میں 6 مہینے کے اندر اپنے بچوں کو بیسکس روڈیمنٹری جاپانیز بھی سکھا دوں, ان کو وہ اسکل یا ان کے پاس وہ اسکل ہے پہلے سے, یا ان کو یہ اسکل دلوا دے اور لنک اپ کرے کہ یہ میرے نوجوان کو آپ وہ نوکری دیں. میں تو برین ڈرین مایوسی کی وجہ سے میں تو نہیں چاہوں گا کہ ہو, مگر میں پرو ایکٹیولی اگر ہمارا حکومت ملے تو ہمارا ایک تو نظر مختلف ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے. ہم سمجھتے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرو ایکٹیولی کوشش کرے اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے لیے. وہ ہم نہ صرف پاکستان میں کریں گے مگر قائد عوام کی طرح ہم یہ کوشش کریں گے کہ دنیا بھر میں پاکستان کے عوام کو وہ مواقع ملے. جی آپ. My name is Mubarra Khan and I am in BS Media Sciences. And my question is, کسی بھی جب الیکشن کیمپین اسٹارٹ ہوتی ہے, ہر پارٹی کی نا ٹارگیٹ آڈینس جو مین ہوتی ہے از بیسیکلی یوتھ. تو آپ لوگوں نے یوتھ کو کتنے % ریشو سیٹس کا دیا ہے؟ اینڈ بینگ اے ویمن آئی وانٹ ٹو نو کہ اس ریشو میں سے کتنی سیٹس ویمنس کو دیں گی یا ینگ ویمنس کو؟ گڈ کوسچن. I wish I had ایک تو
you'd be surprised to know कि मैं कल ही देख रहा था कि बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में परसेंटेज वाइज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा नौजवानों को टिकट्स दिए. आई थिंक हमारा परसेंटेज वाइज 18% है और दोनों PTI और मुस्लिम लीग नवाज ने इस परसेंटेज से कम सीट्स दिलवाए हैं. बट दैट्स नॉट इनफ. लुक आई फंडामेंटली मैं ये बिलीव करता हूँ विद अ पैशन कि जो हुकूमत में आते हैं, ख़ास तौर पे इस बार हमारे जो बाकी सियासी जमातें हैं, ये लिटरली इनका लास्ट इनिंग्स है. वो जो भी फैसला करे, चाहे वो हमारा इकोनॉमी के बारे में हो या किसी चीज़ के बारे में हो, उनको उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस है उन फैसले के, उनको नहीं भुगतना पड़ेगा, मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा. और यही वजह है कि क़यादत में या एटलीस्ट वॉइस एट द टेबल इन डिसीजन मेकिंग हमें नौजवानों को देना चाहिए, ताकि वो इन लोगों को समझाएं कि ये जो आप फैसले कर रहे हैं, अगर हमने इसका बोझ उठाना है, अगर हमने इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना है, तो हमारे बात तो सुने. मैंने ये प्रोएक्टिवली कोशिश किया कि नौजवानों को मौका दिया जाए. कहा जाता है कि बल्दियाती निज़ाम इज़ द लाइक नर्सरी फॉर पॉलिटिक्स. वहाँ मुझे रिसेंटली मौका मिला है सूबा सिंध में, जहाँ सूबा भर में बल्दियाती इलेक्शंस हुए. तो हमारा मेयर ऑफ कराची मुर्तज़ा वहाब साहब recently turned 40. He's young. Mayor of Hyderabad, young. Mayor of Sakhar, Larkana, young. सोच इसके पीछे ये कि अगर नौजवानों को, एक तो मेरिट पे उनके अपने मेहनत भी है, ऐसे भी नहीं है कि मैं कहूँ कि यंग है तो आप सब आगे आए, मगर साथ साथ कि वो उस अंदाज से काम करेंगे, वो उन इश्यूज को सामने रखते काम करेंगे, वो ऐसे फैसले लेंगे जिससे वो एटलीस्ट उम्मीद ये है कि हमें हमारा नुकसान ना हो. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये ऐसे दी प्रेजेंस, चाहे हमारा टिकट्स भी हमने उतने नहीं दिए जितना हमें देने चाहिए थे नौजवानों को, और जहाँ मुश्किल सीट्स है या जहाँ इवन पक्के सीट्स है तो वहाँ भी बहुत मुश्किल होता है किसी को कहना कि आप पीछे हटे, किसी नौजवान को मौका दे. I'm not saying it's easy, but it's necessary if we're going to break through from this sort of रिवायती सोच. Because एक चीज़ एक तरीके से हमेशा से होता आ रहा है, तो some people find it easier कि ऐसे ही चलता रहे तो क्या फ़र्क पड़ेगा. नहीं, फ़र्क पड़ेगा, इसका नुकसान हो रहा है. और I've seen across from sort of the field all the way internationally कि पाकिस्तान के नौजवान कैसे काम कर सकते हैं. मौका दिया जाते हैं तो पाकिस्तान के नौजवान डिलीवर कर सकते हैं. जी भी आप करना चाहते हैं बहुत अरसे से. And you have to make alliance. If you do that, how are you going to take this नई सोच forward? Because obviously they will be retaliating to some of your ideas. So how are you going to take it forward? So there are two ways to deal in politics, right? And I've seen the other way. And ऐसा है कि चाहे वो खान साहब के दौर में हो या शायद हमारा में, it was like मेरी मर्जी, मेरा सोच ये है और यही अच्छा है और इस तरीके से करेंगे, और ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है the power of the majority हम अपना चीज़ को अमल दरामद करें. मगर साथ साथ एक दूसरा तरीक़ाकार है कि आप काम ले सकते हैं. मैं समझता हूँ कि यही तो खूबसूरती है हमारा पार्लिमानी निज़ाम का. यही खूबसूरती है हमारा पार्लिमानी निज़ाम का कि आप इसके बजाय कि आप अपने ही चीज़ को मसलत करें, आप ये समझ लें कि आप भी मोहब्बत वतन पाकिस्तानी हो, जो दूसरे बंदा वहाँ खड़ा है या मुंतखब हुए हैं वो भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी ही हैं. और I might think I'm proposing the best way to solve the solution. Somebody else is proposing कि what they believe is the best way to solve a problem. हकीकत शायद ये हो कि मेरा राय में और उनका राय में दरमियान में से कोई बेस्ट ऑप्शन हो. जब आप सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करेंगे, मी वर्सेस देम में तब्दील करेंगे, तो मेरे ख्याल में उस तरीके से बेस्ट ऑप्शन नहीं निकलता है. कंसेंसस बनाना पड़ता है. तो उम्मीद ये है कि आई पुट फॉरवर्ड माई प्रपोजल. अगर किसी में कोई डाउट है, कोई उनका बेहतर प्रपोजल है, उसको सुनने के लिए तैयार है.
मगर I think that it's time, we can't remain a welfare state for the elite and continue to be a country that sees the historic rise in poverty, a historic rise of unemployment, not only unemployment, underemployment. मतलब skills है, तालीम है, डिग्रियां हैं, मगर इसलिए कि हम वो रोजगार के मौके नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो overqualified people are working in lower qualified jobs. इसको टैकल करने के लिए मेरा अपना प्लान है, दूसरों के साथ बैठने के लिए, सोचने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, मगर they have to put forward their proposals. अच्छा बिलावल साहब, bad news is we are left with 3 minutes only. Okay. Quick fire round or इन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है, तो ज़ाहिर है लोगों से जानना होगा, तो आप पहला सवाल कर लें, प्लीज़ बी ब्रीफ, आप भी सारे उसका ब्रीफ कर दीजिएगा, एंड दैट लेडी ये बहुत दिनों से इंतज़ार कर, देखें जी, आप आई एम सॉरी, जी आप प्लीज़. My name is Abdullah Athar. I am a student of Management Sciences. Your party has recently announced its manifesto. I'd really like to know what would be the implementation plan for this manifesto. तो implementation plan ये है कि हुकूमत बनाए और इस पे अमल दरामद करे, और मैं actually मदद अपने आप से, ज़ाबित से लूँगा, आप जैसे नौजवानों से लूँगा, कि हमें I need ways to think outside the box. And I think if we're looking for new ways of thinking, so the best place to start is from universities. हुकूमत की तो रवायती तरीक़ेकार है. मैं अब इतना अरसा से पाकिस्तान की सियासत में रहा हूँ, मैं हुकूमत से काम निकालना जानता हूँ, और मैंने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस किया है सिंध में, काफ़ी कामयाबी इससे हासिल किया है. उससे मैं जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, मुझे मसाइल नहीं है, मगर मुझे ये चाहिए कि we need new ways of doing things. We need जो energy that you bring to the table. So I am hoping to not have a government that just sort of sits at the top and rules over the country, but one that proactively engages. And I would like to believe कि अगर मैं वज़ीर आज़म बनूँ तो मैं ज़रूर आप जैसे इदारे में, दूसरे इदारे में खुद जाके engage करके उन नौजवानों से मदद लूँगा. भाई चूँकि यदि वादा कर चुका हूँ, चले आपको next question. Only 1 minute. Next question. जी next question. My name is Neha Amir. I am student of Media Sciences BS. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आप हुकूमत में आएंगे तो जो आजकल हम लोग देखते हैं कि यूथ ज़्यादा ऑनलाइन काम कर रही है, सिर्फ यूथ नहीं बाकी भी बहुत से हमारे भाई जो काम कर रहे हैं, ड्राइव फूड पैटर्न, आए दिन हुकूमत में इंटरनेट बंद हो जाता है और उनका नुकसान होता है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो ये किस तरह आप करेंगे हुकूमत में? आपका तो इतना फिट सवाल है, मैं क्या कहूँ. I've tried very proactively while I was foreign minister to encourage monetization on digital platforms in Pakistan. I went and engaged with Meta, with TikTok, with all the TikTok का तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी बात तो करना था. सबसे कि मैं इस चीज़ को encourage करूँ. यहाँ तक कि मेटा के साथ उनका जो स्टार्स मोनेटाइजेशन फीचर है, उन्होंने मुझे वो मौका दिया कि मैं इस फीचर को पाकिस्तान के लिए लॉन्च करूं. मगर साथ साथ जो मैंने उनसे ब्रीफिंग लिया तो उन्होंने मुझे दिखाया कि पूरा दुनिया भर से हमें कंप्लेंट्स आते हैं कि किसी चीज़ ने उनके कानून का खिलाफ वर्जी किया है और उसको हमें देखना है. And this happens all over the world, and they say, look, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारा पॉलिसी ये है कि अगर हम कोई कानून को तोड़ रहे हैं किसी भी मुल्क में तो उसका लीगल रेपरकशंस होता है. तो हमें वो मैन पावर की ज़रूरत है कि वो बंदा बैठे और वो एक कंप्लेंट को देखे सही है नहीं है व्हाटएवर, और अपना एक्शंस भी ले. इसके साथ साथ अब हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप दफ्तर भी खोले, आप वो भी खोले, आप ये भी खोले. And then they showed me a graph. And they said, this is sitting in the Meta office in Singapore. कि ये पूरी दुनिया से हमारा जो complaints आते हैं, पाकिस्तान इधर था, and all the way down. As in बाकी को मुकाबला भी नहीं कर सकते थे. And वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि look, you are such a big potential for us. कि इतना बड़ा हमारा population है. मेटा खुद आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए we have infrastructure problems. मेरी बहन
गिलगित बल्तिस्तान से पूछे कि कितना तेज़ उनका इंटरनेट वहाँ चलता है। तो वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली, उसका भी प्रॉब्लम है, उसमें भी वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। वो कह रहे थे कि हम वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में रुपीस में कॉमर्स की इजाज़त देते हैं। ये हमारे नज़र से हमारे इकोनॉमी, उनका प्रॉफिट मार्जिन के लिए नुकसान है, मगर वो नुकसान उठा के ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और बहुत से ऐसे एग्जांपल्स दिए। मगर आखिरकार कि अगर आप ऐसे हमें ट्रीट करेंगे, एक तरफ इतने लीगल पीका की वजह से और ये तमाम कानून की वजह से इतना रिस्ट्रिक्शंस, ऊपर आप हमें अपने पैसा जो हम कमाते हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर नहीं लेने की इजाज़त देंगे, तो कैसे ये तरक्की करेगा? पाकिस्तान में जितना डिजिटल मीडिया से, टैक्स से, मोनेटाइजेशन से हमें फ़ायदा होगा, शायद कोई और मुल्क है जो इतना फ़ायदा हो सकता है। हमारा जो एक्सपोर्ट्स के कंप्लेन करते हैं, वो मसला सिर्फ एक इस जगह से हम हल कर सकते, जो रोज़गार के मौके हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक बच्चा अपने गांव में बैठ के अपना ऐप बना के कमाना शुरू कर सकता है, और वो भी डॉलर्स में। मेरा जो नुक्ते नज़र है वो इतना कि आप जितने भी रुकावटें हैं वो ख़त्म करें, कम करें। There's this attitude in Islamabad, in Muslim League, in the bureaucracy, कि अगर कोई अपना मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है ना, आप उन पे फेवर कर रहे हैं कि वो आके आपके हाथ से पैसा कमा रहे हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली द रिवर्स ऑफ व्हाट इज ट्रू। आप ये तमाम कानून साजी पे एक दफ़ा फिर से हमें करना पड़ेगा, ताकि आसानी आपके लिए हो, आसानी दुनिया के लिए हो। अब सोचे, करने दे इनको, वो जलसा क्या होगा? टिकटॉक पे लोग आएंगे, इमरान खान के नारे लगाएंगे, क़यामत तो नहीं होगा ना। लेकिन आप उनके बारे में सोचे, वो दराज का बंदा, वो फूड पैंडा का बेचारा, वो करीम का जो चला रहा है अपना, उसका क्या होगा? This is now it's a new world. ये काम खान साहब अपने दौर में करता था, उसके बाद भी होता रहा। मेरा कोशिश ये होगा कि हम ये काम छोड़ें, एंड जिसका फ़ायदा है वो फ़ायदा हमें। जब हम कहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, अब वो मोटरवे का ज़माना आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है तो पाकिस्तान के अवाम को हाई स्पीड इंटरनेट इस मुल्क के कोने कोने पे पहुँचा दें, ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दें, और पाकिस्तान के नौजवान खुद हमारा मीशत की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। भाईजान, मैं आप लोगों को इंतहाई दयानंदारी से, जर्नलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है कि बिलावल साहब गेटिंग सो स्वेड, बहुत मुतासर हुए हैं, लेकिन आपके साथ इंटरेक्शन में विच इज़ ऑनेस्टली इम्प्रेसिव। आई एम ऑल्सो रियली, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। लेकिन सियासतदान ख़ास तौर पर जब वो इंतहाबी मुहिम में हों तो टाइम उनका नहीं होता। इनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं बार बार मुझे इशारे किए चले जा रहे हैं, और मुझे इनसे रब्ते के लिए उनकी ज़रूरत रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, वी हैव टू कॉल इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। थैंक यू। Honorable Chairman, what a wonderful talk. My students, they have really enjoyed that talk, and it was a very meaningful dialogue, I must say. And we'll carry forward this dialogue. Thank you. On Thursday, we are having a seminar here on the manifesto. Fantastic. And that is organized by Asif Khan Saab and Faradullah Babar Saab. Oh, And this is how we move forward. Thank you. And maybe some other people, if they approach. Sure. So this is an academia where we discuss the issues. Thank But जो आपकी नई सोच है वो बड़ी important है कि लोगों के लिए